नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा, आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का सेट नंबर 19 होना था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 19 बन नहीं सका है। तो आज हम लोग 20 देख लेते हैं, किसी दिन 19 भी डाल दिया जाएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न है, समझौता ज्ञापन एमयू की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी 1987-88, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आप लोग बताएं एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया था। तो इसकी स्थापना कब किया गया था, 1992, ऑप्शन नंबर बी 1992। अच्छा, आप लोग बताएं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1972 में। कब, 1972 में। अच्छा बताएं आप लोग, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ, 1974 में। कब लागू हुआ, 1974 में। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम ये 2000 में। कब बना था, 2000 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से। किससे है, अप्रत्यक्ष कर से। प्रत्यक्ष कर वाचु समिति का गठन किया गया था। किस समिति का, वाचु समिति का गठन किया गया था। अच्छा, कर सुधार, कर सुधार के लिए राजा चलैया समिति, कौन सा समिति, राजा चलैया समिति का गठन किया गया था। एक क्वेश्चन आता है कंफ्यूजन वाला, केलकर समिति, केलकर समिति का गठन। तो केलकर समिति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण के लिए गठित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसी के तहत प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ किया गया था, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि एवं उद्योग दोनों पर जोर दिया गया था। इसी के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था भारत में। इसी के दौरान बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी का भी स्थापना किया गया था। अच्छा, 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। इसी के तहत 20 सूत्री मांग कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, और काम के बदले अनाज इसी के तहत प्रारंभ हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना इसका लक्ष्य था, और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था, प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना इसका लक्ष्य था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है। तो ये है दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में है, दशावतार मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक क्या होती है, पोटास होती है। क्या होती है, पोटास होती है। अच्छा, लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक क्या होता है, तो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। काली मिट्टी जिसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, उसमें पोटास और चूना की अधिकता होती है, पोटास और चूना की अधिकता होती है, और ह्यूमस की कमी होती है काली मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी में, मरुस्थलीय मिट्टी में लवण की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है, लवण की अधिकता होती है, और कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। अच्छा बताएं, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो खादर कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बागड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, बागड़ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है, माउंट हैरियट, आगे भी सेट में हम लोग देखे थे, किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट हैरियट
दक्षिणी अंडमान की ऊंची चोटी, ऑप्शन नंबर बी, किसकी, दक्षिणी अंडमान की। और पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वह इसी दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। किस पर, दक्षिणी अंडमान पर। अच्छा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेंडल पीक किस पर है, तो उत्तरी अंडमान पर। सेंडल पीक किस पर है, उत्तरी अंडमान पर। अच्छा, आप लोग बताएं, माउंट डियाबेली मध्य अंडमान, माउंट डियाबेली किस पर है, मध्य अंडमान पर है। और माउंट थुलियर आए तो माउंट थुलियर किस पर है, तो ग्रेट निकोबार पर। किस पर है, ग्रेट निकोबार पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो ब्राह्मणी एवं बैतरणी महानदी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी। तो आप लोग बताएं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, तो दिहांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, ये सारे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अच्छा, कृष्णा की सहायक नदी बताएं आप लोग, हम लोग बहुत बार इसे रिवीजन भी कर चुके हैं। कृष्णा की सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा और मालप्रभा, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, कौन सुलेमित नहीं है, तो देख लेते हैं। जोजिला जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ये भी सही, ये भी सही। चांगला मेघालय, ये गलत है, चांगला दर्रा मेघालय में नहीं है। और बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर सी। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है, तो ब्लैक फुट होता है। कौन सा रोग, ब्लैक फुट होता है। ब्लू बेबी नाइट्रोजन की अधिकता से ब्लू बेबी, और कैडमियम की अधिकता से इटाई, कैडमियम की अधिकता से इटाई, और पारा की अधिकता से मिनीमाटा रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहमनी राज्य में अमीर जुल्मा किस विभाग से संबंधित था, तो अमीर जुल्मा किस विभाग से संबंधित था, अर्थ विभाग का अध्यक्ष जो होते थे उसे अमीर जुल्मा कहा जाता है। अच्छा, मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण, यहाँ कर्मी नहीं, उसके कार्यों का निरीक्षण, मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण जो करता था उसे कहा जाता, वकीले कुल कहा जाता था। अच्छा, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी को कोतवाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कोतवाल कहा जाता था। और वकील सल्तनत का सहायक को पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्नलिखित में से हैं, तो सनकादि संप्रदाय से कौन संबंधित है, तो सनकादि संप्रदाय से निकम्बाचार्य संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। माधवाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो ब्रह्म संप्रदाय से। किस संप्रदाय से, ब्रह्म संप्रदाय से। विष्णु स्वामी किस संप्रदाय से, रुद्र संप्रदाय से। किस संप्रदाय से, रुद्र संप्रदाय। और रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से संबंधित थे। किससे, श्री संप्रदाय से। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन था, तो कौन था, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अच्छा, इल्तुतमिश ने तुर्के चहलगामी नामक संगठन का स्थापना किया था और इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे, इल्तुतमिश ने चलाए थे। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अच्छा, बलबन ने क्या किया, तो बलबन ने सिजदा पेबोस प्रथा शुरुआत किया, नवरोज त्यौहार शुरुआत किया, लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी और इन्होंने तुर्के चिहलगानी को समाप्त किया था। किसने, बलबन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। देख लेते हैं हेमिस मठ। तो हम लोग जानते हैं हेमिस मठ कहाँ, लद्दाख में। हेमिस मठ कहाँ, लद्दाख में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। और बोधिमठा मठ बोध गया में। और नामग्याल मठ ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3142, 3142। चलिए आगे देखते हैं। और प्रश्न है अशोक के किस शिलालेख में धम्म यानी धर्म की व्याख्या की गई है। तो किस शिलालेख में किया गया है, 11वां शिलालेख में। किस शिलालेख में, 11वां शिलालेख। अच्छा, पहला शिलालेख में क्या चीज़ का चर्चा है, तो पशु बलि की निंदा की गई है। पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में मानव और पशु चिकित्सा के बारे में वर्णन किया गया है। अब पांचवां शिलालेख में महापात्रों का नियुक्ति का वर्णन है। महापात्रों का नियुक्ति का वर्णन है। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण का शिक्षा दिया है। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण का शिक्षा दिया गया है। सातवें और आठवें शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। अच्छा, 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट एवं शिष्टाचार का उल्लेख है। 13वें शिलालेख हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा शिलालेख, कलिंग युद्ध का वर्णन है इसमें। और 14वें शिलालेख में अकबर ने सभी जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो ये चीन में हुआ। किस देश में, चीन में हुआ। तो आप लोग बताएं चीन कौन कौन से खनिज तत्व में उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो लोहा, सोना, जस्ता, एल्युमिनियम, कैडमियम, ये सब उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है। अच्छा, चीन की राजधानी हम लोग जानते हैं। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। और चीन का मुद्रा क्या है, तो चीन का मुद्रा है युआन। क्या है, युआन। चलिए अगला। सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। तो कहाँ किया था, धरसाना में। ऑप्शन नंबर बी, धरसाना में। हुआ ये था कि सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में भीड़ जो है धरसाना पहुंची थी। तो पुलिस ने लोहे की मूठ वाली लाठियों से बुरी तरह से पीटा था। और ये किसने देखा था, तो ये अमेरिका का एक पत्रकार था, मिलर। अमेरिका का पत्रकार मिलर ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था। तो ब्राह्मणों का संगठन को हम लोग सभा कहते थे। सभा ब्राह्मणों का संगठन था। सभा ब्राह्मणों का संगठन था। अच्छा, नट्टूर क्या था, तो नट्टूर क्या था, तो नाडू की स्थानीय सभा को हम लोग नट्टूर कहते थे। नाडू की स्थानीय सभा को नट्टूर कहते थे। इसमें ऊर होता था। ऊर किसे कहा जाता था, तो तालाब और बगीचों के लिए जो भूमि अधिग्रहण करते थे उन्हें ऊर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ऊर कहा जाता था। एक होता था नगरम क्या होता था, तो व्यापारियों की सभा को हम लोग नगरम कहते थे। व्यापारियों की सभा को हम लोग क्या कहते थे, नगरम कहते थे। और चोल वंश का संस्थापक जानते होंगे विजयालय। कौन है, विजयालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करना है कि 1857 की क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ था तो उस स्थान से उसका नेतृत्व किसने किया था। लियाकत अली, हम लोग जानते हैं लियाकत अली इलाहाबाद से, खान बहादुर खां बरेली से, अजीमुल्लाह फतेहपुर से, और बेगम हजरत महल लखनऊ से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित था, ये शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी।
तो किसने निभाया था? केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन। किसके कार्यकाल में लागू हुआ था? तो ये नॉर्थ ब्रुक के काल में, नॉर्थ ब्रुक के काल में। शिशु वध पर रोक किसने लगाया था? वेलेजली ने लगाया था। किसने लगाया था? वेलेजली। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? एलन ब्रो ने किया था 1843 ईस्वी में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय में 1856 में। अच्छा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंड्स डाउन के काल में, इसमें लड़कियों की न्यूनतम शादी का उम्र 12 वर्ष रखा गया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुआ? तो रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। देख लेते हैं रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ। तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। 6 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ये नवंबर में 1919 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने? मोतीलाल नेहरू। और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो सबसे पहले क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट, फिर रॉलेट सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद अमृतसर अधिवेशन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? तो किसके प्रस्ताव पर? कैबिनेट मिशन। किसके प्रस्ताव पर? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को लॉरेंस के नेतृत्व में। क्रिप्स मिशन भारत का, तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। इसके तहत कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे और जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होती है, द्वितीय विश्व युद्ध, एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त घोषणा, इसमें कन्फ्यूजन, दोनों अलग अलग चीज़ें। अगस्त प्रस्ताव क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। कब आया था? 1940 में, लिनलिथगो के समय में। लिनलिथगो ने कहा था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और कार्यकारी समूह में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अगस्त घोषणा लिनलिथगो ने ही किया था। इन्होंने क्या कहा था? मुसलमानों को इन्होंने आश्वासन दिया था कि ब्रिटेन और भारत के बीच जो भी समझौता होता है तो किसी भी हाल में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये अगस्त घोषणा में कहा गया था। और अगस्त प्रस्ताव आया था तो इसमें भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने की बात कही गई थी और भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाने का बात कहा गया था। चलिए, निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो गणतंत्र। मैकियावेली कौन थे? मैकियावेली एक बहुत बड़े विद्वान और राजनीतिक थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। इटली के फ्लोरेंस में इनकी 2 पुस्तक थी, एक द प्रिंस और एक द डिस्करेज। इन्होंने डिस्करेज में गणतांत्रिक व्यवस्था का वर्णन किया है। इन्होंने कहा है गणतंत्रात्मक व्यवस्था राजतांत्रिक व्यवस्था से अच्छा होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह के रिट जारी करते हैं। कितने तरह के? 5 तरह के। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृष्ठा, उत्प्रेषण, परमादेश और प्रतिषेध, ये 5 तरह के। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत भी 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं, परमादेश का मतलब क्या होता है? तो परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। और उत्प्रेषण
उत्प्रेषण का अर्थ होता है सूचना देना। उत्प्रेषण का अर्थ होता है सूचना देना। अधिकार पृष्ठा यानी किस अधिकार से आप वो कार्य कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। तो कौन सा मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में है। ये इसमें समानता का अधिकार दिया। 14 हम लोग जानते हैं विधि के समक्ष समानता। 15 जानते हैं हम लोग धर्म, जाति, लिंग आदि के भेदभाव से निषेध। 16 जानते हैं अवसर की समानता। 17 अपृष्टता यानी छुआछूत कांड। 18 है उपाधियों कांड। संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अनुच्छेद, इसे अनुच्छेद किस अनुच्छेद में डाला गया? तो अनुच्छेद 300 का क में, 300 का क में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलिए आगे देखते हैं, और प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अच्छा आप लोग बताएं कि ये संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। अच्छा नीति निर्देशक तत्व ये किस देश से लिया गया? ये आयरलैंड से लिया गया। किस देश से? आयरलैंड से लिया गया। और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग नहीं है, यानी इसके खिलाफ हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। देख लेते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 + 7, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रायः विपक्षी दल से होते हैं। प्राक्कलन समिति में 22 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं। लोक उपक्रम समिति इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। और लोक उपक्रम समिति इसका जो सभापति होता है वह लोकसभा का सदस्य ही होता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये केवल लोकसभा में किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। अच्छा आप लोग बताएं अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टी यानी विपक्षी सदस्य के द्वारा, जिसमें कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हो, के द्वारा पारित किया जाता है या पेश किया जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, यानी सरकार गिर जाती है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है किसका? तो ये आंसर हो जाएगा जलीय वातावरण का। ऑप्शन नंबर ए, जलीय वातावरण का। जलीय वातावरण। अच्छा बताएं आप लोग लाइकेन किसका प्रदूषण का सूचक है? तो वायु प्रदूषण का। किसका? वायु प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है नदी का प्रदूषण मापा जाता है। तो नदी का प्रदूषण कैसे मापा जाता है? तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, जिसे हम लोग डीओ कहते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर जल में 4.0 मिलीग्राम से कम डीओ की मात्रा होती है तो वह जल प्रदूषित मानी जाती है। वह जल क्या मानी जाती है? प्रदूषित मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य नेपाल में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? नेपाल में अवस्थित है। तो आप लोग बताएं सेरेंगेटी नेशनल पार्क, सेरेंगेटी नेशनल पार्क किस देश में है? तंजानिया में है। किस देश में है? तंजानिया में है।
फेमस नेशनल पार्क है क्रूगर नेशनल पार्क। क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। एक चीन का फेमस नेशनल पार्क है जियू झाइंगा। जियू झाइंगा ये कहाँ है? चीन में है। जियू झाइंगा नेशनल पार्क चीन में है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है लघु रेडियो तरंग यानी शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो हेनरिक हर्ट्ज ने किया। किसने? हेनरिक हर्ट्ज ने किया। मार्कोनी दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किया। मार्कोनी ने दीर्घ रेडियो। न्यूटन ने दृश्य किरण यानी दृश्य तरंग का खोज किसने किया? न्यूटन ने। और रीटर ने पारावैज्ञानिक वेव का खोज किया। पारावैज्ञानिक तो एक्सरे की खोज किसने किया? तो रोंटजन ने किया। किसने किया? रोंटजन ने किया। और गामा का खोज किसने किया? पॉल विलार्ड ने किया। किसने? पॉल विलार्ड ने किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो कील उखाड़ने का हथौड़ा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। इसे याद करने का आसान सा ट्रिक है जो बीच से घूमता हो वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण होता है। जैसे पिलास कैंची ये सारा क्या है? प्रथम श्रेणी का उदाहरण है। अच्छा आप लोग बताएं द्वितीय श्रेणी का उदाहरण। तो द्वितीय श्रेणी का उदाहरण क्या हो जाएगा? सरोता नींबू निचोड़ने वाला मशीन, पंचिंग मशीन। और तृतीय उत्तोलक का उदाहरण तो चिमटा, हल, मनुष्य का हाथ ये सारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो डायनमो, टरबाइन, पवन चक्की ये तीनों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। अच्छा डायनमो का आविष्कार किसने किया? तो माइकल फैराडे। किसने किया? माइकल फैराडे ने इसका आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वीय तरंग जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देख लेते हैं। जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल सही। जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये भी सही। जी एक अदिश राशि है। तो जी एक अदिश नहीं, गलत। जी एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत पर कम होता है और पृथ्वी के केंद्र में शून्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उनके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब द्रव का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका विस्कोसिटी क्या होता है? घट जाता है। श्यानता उसकी घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? तो हम लोग जानते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक हीरा और एक ग्रेफाइट। तो हीरा कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट चालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। चलिए अच्छा आप लोग बताएं कि सबसे अधिक चालकता किस धातु की होती है? तो सबसे अधिक विद्युत चालकता चांदी का होता है। किसका? और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? पोटेशियम। कौन सा है? पोटेशियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो विमोचित किस कारण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल का अपघटन यानी जल का ऑक्सीडेशन होता है। जल का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और CO2 का रिडक्शन होता है। CO2 का क्या होता है? रिडक्शन होता है। और क्या चीज़ का निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का। क्या चीज़ का निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है राष्ट्र की संपदा निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो मुद्रा पूर्ति। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बंदी की
द्विविधा यानी प्रिज्म्स डायलेमा शब्द का निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ये क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है, यानी कितने संकेतक होते हैं? बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के 10 संकेतक होते हैं। हम लोग आगे भी देखें, इसके 3 आयाम होते हैं, अक्सर एग्जाम में आता है। 3 आयाम होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये 3 आयाम होते हैं, 3 आयाम होते हैं और 10 संकेतक होते हैं। कितने संकेतक होते हैं? 10 संकेतक। कौन कौन होते हैं देख लीजिए। बाल मृत्यु दर, पोषण, स्कूल के वर्ष, बच्चों के नामांकन, रसोई गैस, बिजली, पानी, शौचालय और संपत्ति, इसके 10 संकेतक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? तो पिछला भाग में। कौन सा भाग में? पिछला भाग में। ये मान लेते हैं मनुष्य का जीभ है, तो अगले भाग में किसका पता चलता है? मीठा का। अगले भाग में मीठा का, पिछले भाग में कड़वा का, पिछले भाग में कड़वा का। अब पिछले जो किनारे होते हैं इसमें खट्टे का, पिछले किनारे पार्श्व, ये पिछले किनारे में खट्टे का, और आगे जो किनारे होते हैं इसमें नमकीन का। किसका? नमकीन का। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? पेप्सिन। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? पेप्सिन बदलता है। तो इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या? इरेप्सिन, तो इरेप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। किस में बदलता है? एमिनो अम्ल में बदलता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी हमारी त्वचा में मेलानिन के द्वारा इसका निर्माण होता है। अच्छा बताएं कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी विटामिन वसा में घुलनशील है। विटामिन की खोज किसने किया? विटामिन की खोज किया था फंक ने। किसने किया था? फंक में 1911 ईस्वी में। विटामिन डी जो होता है यह एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन भी होता है। क्या होता है? हार्मोन भी होता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा विटामिन हार्मोन होता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है? तो ग्रसनी में। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ क्रॉस करती है? ग्रसनी में। अच्छा ग्रास नली क्या होता है? तो मुख गुहा। मुख गुहा को आमाशय से जो जोड़ता है वह क्या होता है? ग्रास नली। क्या होता है? ग्रास नली होता है। ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। ग्रास नली पाचन तंत्र का भाग नहीं है, इसमें पाचन नहीं होता है। चलिए प्रश्न है रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर यानी मूत्र अम्ल के उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो गाउट हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? गाउट। कौन सा रोग हो जाता है? गाउट। दमा जो कवक से फैलता है। तो आप लोग बताएं, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, हैजा, हैजा का वाहक कौन है? तो हैजा का वाहक है घरेलू मक्खी। कौन है? घरेलू मक्खी। अच्छा सोने की बीमारी, इसका वाहक है सीसी मक्खी। कौन है? सीसी मक्खी। अच्छा मलेरिया तो हम लोग जानते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर से, तो फलेरिया किससे? तो फलेरिया मादा क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी भी व्यक्तियों की आँखों का रंग निश्चित करता है? तो कौन करता है? आइरिस। आँखों का रंग निर्धारित कौन करता है? आइरिस। कॉर्निया या जो आँख का बाहरी परत होता है जो पारदर्शी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया। और दान में क्या दिया जाता है? तो दान में कॉर्निया ही दिया जाता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है?
तो ये किस में पाया जाता है? क्षुद्रांत, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज था। हमें उम्मीद है कि ये आपके हर एक एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होंगे। आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो दोबारा रिपीट कर लीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देंगे और ग्रुप में शेयर कर देंगे।